नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में भी अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली। कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि एक पार्ट और इसका आने वाला है, तो आज अपन भौतिक शब्दावली जो बची हुई है वो सारी पढ़ लेंगे। फिर अपने जैसे जैसे आगे दूसरे चैप्टर चलेंगे ना, उनमें इन शब्दावलियों का बहुत ज्यादा रोल है और इनसे सीधे प्रश्न बहुत सारे बने हैं और आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें पहले बहुत जरूरी होती है। आप सभी की जो अपनी प्राइम टाइम है इसका दोपहर 12 बजे, उस समय उपस्थिति देख के मैं बड़ा हर्षित महसूस करता हूं कि वास्तव में ये विद्यार्थी जो पीक व्यवस्थित टाइम पे जुड़ जाते हैं, जो इसका निश्चित टाइम है उस टाइम पे जुड़ जाते हैं, यानी ये कुछ और सीखे ना सीखे, ये अपने जीवन में नियमितता लानी सीख लेंगे। और जब नियमितता आ गई तो सफलता जो है उसके पीछे खींची चली आएगी, चुंबक की तरह जो है ये काम करेगी नियमितता आपके लिए। तो इसको कोशिश करें कि नियमितता बनाकर रखें। जैसे मैं भी आपको नियमित क्लास देता हूं, परिस्थितियां देखो मेरे साथ भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, जीवन में सब चीजों को वेल मैनेज करना होता है। और जो वेल मैनेज करके चला है उसे जीवन में जो है काफी सारी आसानी हो जाती है आगे चलाने में। और जिसके जीवन में बहुत सारा बिखराव है तो फिर वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसे सीखना चाहिए। और जितना जल्दी सीख ले वो उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि सार इसी में है कि यदि किसी ने अपने जीवन को समेट लिया और नियमितता लिए ही अपने जीवन में, तो वो निश्चित रूप से सफलता के पथ पे आगे बढ़ता चलेगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास में भी ज्यादातर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, शब्दावलियां पढ़ने वाले हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पे जो काम में आने वाली है। और आप लोगों के तबियत से जो है नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अब कल का पैटर्न आप लोगों ने देखा, अपनी जो रेगुलर पैटर्न है उनसे चेंज है। तो जहां पे जो पैटर्न यूज करना है, जहां पे जो क्लास के लिए जो पैटर्न बढ़िया रहता है, और आप लोगों के लिए नोट्स कैसे बनेंगे, आप लोग कैसे याद करोगे, कैसे सीखोगे, वो सारी जिम्मेदारी हमने ले रखी है। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान फोकस करना है। चले करें शुरू। चलिए भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले शक्तिमान जी इधर आइए। हाँ चलिए, तो देखो अब कल जो है अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली। अब आज की शब्दावलियों के अंदर भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके, मैं जहां तक समझ रहा हूं, एक भी शब्दावली से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। सबसे पहले आइए शेखावाटी। अब कल शुरू किया था मारवाड़ी से, है ना, यानी मारवाड़ से। तो मारवाड़ जो था पश्चिमी यहाँ का क्षेत्र था। आप शेखावाटी थोड़ी सी अपन पूर्व की तरफ चलते हैं। तो देखो शेखावाटी में सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। अब ये काले ई पैटर्न घना जना छोरा खुश भी हुआ, छोरा छोरी हाँ गुरुजी वो पैटर्न बढ़िया है। इन हाथों हाथ मैं भी हाथे हाथे जो है नोट्स बना सका। तो देखो जहां पे जो पैटर्न उपयुक्त होगा मैं उसको लेकर आऊंगा, चिंता न करें। अपन जो है क्लासेस में बहुत सारे नवाचार करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, शेखावाटी क्या है समझो। राव शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र है, उसको शेखावाटी के नाम से जाना गया। आप लोगों को शेखावाटी में पहले जो ध्यान रखना होता था वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, और वर्तमान में सीकर से टूट के नीम का थाना अलग जिला बन गया है। तो अब नीम का थाना भी इसके अंदर आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, पहला पॉइंट कि राव शेखा द्वारा, क्या लिखोगे, राव शेखा द्वारा स्थापित क्षेत्र, स्थापित क्षेत्र, इतना लिखना है। अब शेखावाटी कहलाया या कहलाता है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अपने को समझ में आ जाता है। इतने तो परिपक्व हैं अपन जब जहां पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कहलाता है वगैरह, इतना नोट्स मेकिंग में ये चीजें नहीं आती। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा आपके कि इसके अंदर वर्तमान में, यानी कि इसमें वर्तमान में, देखो वर्तमान में लिखोगे तो पहले पुराने वाले लिखना है। अब नया जो टूट गया उसको सबसे लास्ट में जोड़ना है, यही पैटर्न है, ताकि आपको पहले ध्यान रहे कि पुराने कौन कौन से हैं। तो पुराने हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन से हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और फिर जो है अपन पेन भी चेंज करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से ध्यान रहेगा कि ये नया है। और नीम का थाना जिले आते हैं। ठीक है, इसमें वर्तमान में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना
जिले आते हैं, इतना ध्यान रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैप पे देखोगे तो देखो चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और ये जो है आप लोगों के ये सीकर, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, शेखावाटी। आगे बात समझ। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे कच्चे कुएं पाए जाते हैं जमीन में, जिनको जौहड़ कहा जाता है। तो ये चीजें आप भी अपन जैसे भौतिक विभाजन में जब पढ़ेंगे ना, अभी बहुत सारा ज्योग्राफी में पढ़ना बाकी है, इसलिए मैंने कहा है 2.5 से 3 महीने लगेंगे अपने को, और 2.5 से 3 महीने अपन जो शांति काल के ले रहे हैं, इस दरमियान अपन ज्योग्राफी के कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर कर देंगे, इस कदर से पढ़ लेंगे कि कहीं किसी को समस्या होने वाली नहीं है। चाहे वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी पेपर दे और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित सवाल आए तो वो गलत नहीं करके आ सकता, क्योंकि उसकी चीजें इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा मैं सोचकर, ऐसा मतलब मानस लेके चल रहा हूं। और देखो आप लोगों के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बताती भी है कि ये चीजें आप लोगों के लिए सही हुई भी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, तोरावाटी। तो तोरावाटी भी देखोगे तो शेखावाटी का ही उपभाग है एक, तो इसको सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो आप, शेखावाटी का उपभाग कह सकते हो। ठीक है, कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग है ये, शेखावाटी का उपभाग। अब उपभाग क्यों है वो बताऊं, उससे पहले बताऊं कि तोरावाटी स्पेशली किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो तोरावाटी स्पेशली कहलाता है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कह दो, कांतली का बेसिन क्षेत्र। अब ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, और अपवाह तंत्र पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है आंतरिक प्रवाह, क्या है अरब सागरीय, क्या है बंगाल की खाड़ी का अपवाह, वो वाली नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह की है, यानी कि ये नदी, आंतरिक प्रवाह की नदियां वे होती है जो कहीं भी किसी भी समुद्र या समुद्र के भाग में अपना जल शामिल नहीं कर पाती है, अंदर मतलब समुद्र से पहले ही विलुप्त हो जाती है, या तो किसी झील में भी गिर जाए तो भी वो क्या है, आंतरिक अपवाह की नदी मानी जाती है। और ये कांतली नदी है, ये चूरू और झुंझुनू की सीमा पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, और झुंझुनू को 2 भागों में काटती है, इसलिए ये कांतली कहलाती है। ठीक है, कांटली क्या है, झुंझुनू को काटली, इसलिए कहलाती कांतली। तो सारी चीजें जो है इसी को कहते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये बेसिन क्षेत्र है इसका। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा बताओ, तो इसके अंदर देखो आएगा आप लोगों के, अब भाग कौन कौन से आएंगे, तो देखो इसके अंदर आएगा सीकर आएगा, खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, सीकर आएगा, नीम का थाना आएगा, नीम का थाना आएगा, और स्पेशली क्या झुंझुनू की सीमा, ये झुंझुनू और चूरू की सीमा पे होती है, झुंझुनू को काटती है तो झुंझुनू इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, स्पेशली ये ध्यान में रखने हैं। कांतली नदी यानी कि तोरावाटी क्षेत्र जो कहते हैं, तो तोरावाटी के अंदर ये चीजें आ गई। बात समझ आ गई, क्लियर होगी। तो देखो 2 चीजें क्लियर हुई, शेखावाटी और तोरावाटी होगी। अब धक्के क्या है, माछला मगरा है, मछली मगरा या कहा जाता है माछली मगरा। अब माछली मगरा कहां है, अब इसमें देखना मेवाड़ का क्षेत्र है। एक चीज तो क्या ध्यान रखोगे, मेवाड़ का क्षेत्र। अब मेवाड़ का क्षेत्र, मेवाड़ में मेन चीज क्या ध्यान में आती है अपने, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ध्यान में आती है ना। तो भी ध्यान रखना कि उदयपुर के आसपास, उदयपुर के चारों तरफ कह सकते हो, उदयपुर के चारों तरफ मछली के आकार की पहाड़ियां, बस दैट्स ऑल, यही चीज है। और देखो बढ़िया की तगड़ी सेट हुई है स्लाइड ही पूरी, और 3 चीजें तो मैं कह रहा हूं कि दावे के साथ में क्लियर, शेखावाटी, तोरावाटी, माछला मगरा। ठीक है, ये तीनों होगी क्लियर। अब तो ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। जब मैंने ज्योग्राफी शुरू नहीं की, क्या है कि देखो जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी लास्ट टाइम, मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाई उस समय अपने चैनल पे लगभग 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, यानी वो टाइम पीरियड था 1.5 लाख सब्सक्राइबर से 2.5 लाख सब्सक्राइबर के बीच का। तब अपन ने लास्ट राजस्थान की ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ी थी, बहुत मेहनत की। उसमें मेरे पास पुराना बोर्ड था, ठीक है, बड़ा वाला बोर्ड पुराना ले लिया था, बड़ा बोर्ड था। अपन बिल्कुल स्टेप दर स्टेप ही आगे बढ़े हैं।
और मेरे जो संघर्ष यूट्यूब पे है वो विद्यार्थियों ने देखा है। तो उस समय पुराना बोर्ड था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। उस समय भी मैं ज्योग्राफी की क्लास डालता तो इन क्लासेस पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यूज आते थे और बड़े तबियत से विद्यार्थी पढ़े थे। उन क्लासेस से विद्यार्थियों ने रीट के एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सारे एग्जाम निकाले हैं और वो आज की तारीख में विद्यार्थी पोस्टेड हो चुके हैं। अब अपने पास में और भी सुविधा हो गई है। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े उस 2.5 लाख टाइम पीरियड के बाद में, उनके मन में बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि वो पुरानी क्लास तो कई बार देखते नहीं है, नई की ही अपेक्षा करते हैं कि नई देखेंगे हम। तो कई सारी शंकाएं होती है, गुरुजी आपको तो हमने हिस्ट्री पढ़ाते देखा है, कल्चर पढ़ाते देखा है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाओगे, क्या है। तो देखो भैया, यहां जीजीडी से जो भी क्लास आती है उसके पीछे बहुत तबीयत की मेहनत करके दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये विद्यार्थियों का एक विश्वास है। ये जीजीडी कोई एक यूट्यूब चैनल मात्र नहीं है, ये विद्यार्थियों का एक विश्वास है और इस विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो कई सारी सलाह आई ज्योग्राफी की ये वाली क्लासेस से पहले आती है, नॉर्मल स्वाभाविक है। आपका 5 मिनट का समय ले रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें क्योंकि अपन एक परिवार है, एक दूसरे से भावनाएं जब तक साझा नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। कई सारे विद्यार्थियों की क्या आई, सलाह आई, सर ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाना कि मतलब मेरे उस एग्जाम में काम आ जाए, मेरे उसमें काम आ जाए, सर ट्रिक से भी करवाना, सर मैप यूज करना, सर वो फलाना ढीकना। ये आप जितनी सलाह हमें देते हो ना, उनसे 4-5 चीजें एक्स्ट्रा हम ऑलरेडी सोच के बैठे होते हैं कि हमें इस बार ये चीज करनी है। तो जैसे जैसे क्लास आएगी ना, आप लोगों को पता चलेगा कि एफर्ट किस तरीके से किया जाता है। भले हम पैसे नहीं ले रहे हैं आप लोगों से फीस के, लेकिन यदि पैसे ले भी लेते तो मुझे मेहनत करने का मजा नहीं आता फिर, क्योंकि मन में एक चीज रहती है, फिर पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि एफर्ट आप देखोगे ना, तो एफर्ट वही चीज है जो पैसों से खरीदा नहीं जा सके, वो मेहनत करें अपन, तब मजा आता है। तो अब जैसे जैसे आप लोगों के लिए क्लास आगे बढ़ेगी, आप देखो, अब जैसे ये आज शब्दावली वाली क्लास पूरी हो रही है, कल आएगी आपके राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाली क्लास, देख लेना। यदि उसमें आप लोगों को चीजें याद नहीं हो जाए, यदि उसकी स्लाइड्स आप लोगों को मतलब दिमाग के अंदर तो छोड़ो, आप बिल्कुल अंदर उतर जाएगी आप लोगों के, कभी भूलना तो आपके संभव होगा ही नहीं उसमें, मतलब हमेशा याद रहेगी। इस तरीके की मेहनत करने के इरादे लेकर मैं चल रहा हूं। तो अब जैसे कल की क्लास है ना, राजस्थान का इतिहास मतलब वो स्थिति और विस्तार वाली आएगी, ठीक है। अब वहां से धीरे धीरे आप लोगों की ज्योग्राफी आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। स्थिति विस्तार आएगी, फिर उसके बाद में सीमाएं पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ने के बाद में भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब आप लोग तो पढ़ते जाओ, अब आप लोगों को सलाह देने का काम खत्म, उसके लिए हम काफी है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान केंद्रित कहां करना है, पढ़ने पर, और तबीयत से पढ़ो और हम भी तबीयत से पढ़ाएंगे, बस सिलेक्शन आप लोगों के लिए ही तैयार है, ये मान के पढ़ो, ठीक है। चलो, देश हरो, देश हरो क्या है, देखो मेवाड़ का ही क्षेत्र है ये भी, लेकिन स्पेशली क्या ध्यान रखना है, जरगा और रागा, या रागा और जरगा लिख देना, जरगा और रागा पर्वत के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र, ये कहलाता है देश हरो। अब क्या है ये, कैसे कि हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र कैसे, तो देखो इन तरीके हम जो थे, बढ़िया आप लोगों के लिए बढ़िया पैटर्न से समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो ये क्या है, क्या कहा मैंने, ये है जरगा, ठीक है, जरगा पर्वत है, और ये है आप लोगों के रागा। तो रागा और जरगा पढ़ लो, या जरगा और रागा दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये क्या है, रागा, ठीक है। रागा और जरगा के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र आएगा मुझे, बस ये है। अब यहां पे यही तो चीज है, ये जो चीज है इसका नाम लिखना है अपन को देश हरो, ठीक है, देश हरो, बस ये है। जरगा और रागा पर्वत के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है वो देश हरो के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल क्लियर। चलिए अब बढ़ो आगे, चलो भाई, आया मजा। देखो अब क्या है, खेराड़ और माल खेराड़, दो चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है आपको, ठीक है। तो
एक चीज तो क्या ध्यान रखना है, खैराड़ जहां आ जाए ना तो आप लोगों को ध्यान रखना है भीलवाड़ा है, ठीक है, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा में भी क्या ध्यान रखोगे, जहाजपुर। तो यहां पे अपन ऐसे लिखते हैं, भीलवाड़ा के जहाजपुर के आसपास का क्षेत्र खैराड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, खैराड़। और यहां पे बोली जाने वाली खैराड़ी बोली भी बहुत प्रसिद्ध है, खैराड़ी बोली प्रसिद्ध है। तो खैराड़ी बोली में देखो, क्योंकि देखो मेवाड़ का भी क्षेत्र है यहाँ, भीलवाड़ा कौन सा क्षेत्र है, मेवाड़ का है। अब मेवाड़ का क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या प्रभाव मिलेगा, देखो खैराड़ी बोली पे देखो मेवाड़ी प्लस ऊपर थोड़ा सा ढूंढाड़ी, ये भी प्रभाव आ जाएगा, ढूंढाड़ी प्लस कोटा बूंदी भी पास में ही पड़ते हैं तो हाडोती, इसका प्रभाव खैराड़ी बोली पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके खैराड़ प्रदेश। अब यहां पे आया है माल खैराड़। तो माल खैराड़ से आपने को क्या ध्यान रखना है, मालपुरा, माल से ध्यान रखना है मालपुरा। तो देखो खैराड़ और माल खैराड़ दोनों में फर्क पता चल जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि माल से अपन को क्या ध्यान रखना है, मालपुरा। और मालपुरा कहां है, टोंक के अंदर। मालपुरा कहां है, यहाँ की मालपुरी नस्ल का बताओ कौन सा पशु पढ़ा था अपन ने, भाई आप लोगों को पाठ भी पूरा पढ़ाया। तो मालपुरी नस्ल का कौन सा पशु अपन ने पढ़ा है, या मालपुरी कौन से पशु की नस्ल है, बताओ देख कमेंट करके। तो मालपुरा जो है टोंक, इसके आसपास, मालपुरा टोंक के आसपास का क्षेत्र माल खैराड़ कहलाता है। ये तीन चीजें यहां से और आप लोगों के क्लियर हो गई। ठीक है, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। तो खैराड़ और माल खैराड़ दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो बरड़, बरड़ पहली चीज वो ध्यान रखनी, बरड़ और बूंदी। ठीक है, बरड़ के ध्यान रखना बूंदी। अब बूंदी में भी बरड़ क्या है, थोड़ा मतलब उबड़ खाबड़ शब्द है, यूं बोलने में ही लगे। तो बरड़ है पथरीली भूमि है। अब देखो यहां पे बरड़ में क्या ध्यान रखोगे, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग, बरड़ में क्या आता है, बूंदी का पश्चिमी पथरीला भाग जो है वो बरड़ क्षेत्र के अंदर आएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आओ देखो उत्तमाद्री। उत्तमाद्री क्या है, तो उत्तमाद्री ध्यान आ जाए ना, वहां पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना, बिजोलिया शिलालेख। क्या ध्यान रखोगे, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार एक शब्द और यहां पे लिखा हूं मैं आप लोगों को, विजयावल्ली। और विजयावल्ली का मतलब भी बिजोलिया ही है, बिजोलिया का ही प्राचीन नाम विजयावल्ली था। लेकिन विजयावल्ली यहां लिखने का तात्पर्य यही है कि आपको एक चीज और याद हो जाएगी, एक एडवांस और। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विजयावल्ली के आसपास का क्षेत्र, यानी क्या है इसमें, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है, यानी उत्तमाद्री शब्द जो है वो बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिला है, बिजोलिया और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए मिला है। लेकिन वहां पे शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है, उत्तमाद्री। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो आओ आगे रूमा। अब रूमा आ जाए ना जहां, तो वहां ध्यान रखना रूमा से रोमक भी आएगा। तो रूमा आए वहां ध्यान रखना सांबर, सांबर झील व यानी कि ये रूमा शब्द आएगा, सांबर झील और आसपास का क्षेत्र है, लेकिन इसका उल्लेख जो हुआ है वो संहिताओं में हुआ है। और स्पेशली जो है इससे बनने वाला नमक रोमक कहलाया है, और उसका उल्लेख मिला है सुश्रुत संहिता में। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखें, क्या, रोमक। क्या ध्यान रखेंगे, रोमक। और रोमक क्या है, यहां से प्राप्त नमक है। और कोष्टक में लिख लो किसके अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार।
आगे अनंत, देखो कितनी चीजें क्लियर हुई, 3 हो गई। अब यहाँ पे आओ अनंत गोचर। अनंत गोचर में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर वहां से सांबर से सीकर है या सवाई माधोपुर है, हमने वो पढ़ा है, फलाना टिकना जो भी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं सीधा सीधा जो है, मैं कई सारी चीजें क्रॉस चेक करने के बाद ही देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक का गोचर क्षेत्र, गोचर क्षेत्र इसके अंदर आता है। किसमें? अनंत गोचर इसे कहा जाता है। गोचर का तो मतलब समझते हो, चरवाहा भूमि होती है वही गोचर होती है। तो सांबर से सीकर तक का गोचर क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कांठल। अब कांठल में देखो क्या ध्यान रखोगे, कांठल का मतलब होता है, देखो कांठ प्लस अल शब्द से बना है, कांठ प्लस अल, इससे जो है कांठल बना है। तो कांठ का मतलब क्या होता है? किनारा। कांठ का मतलब क्या होता है? किनारा। दिखे तो है? हाँ दिखे, बढ़िया, किनारा। और अल का मतलब क्या होता है? आच्छादित, आच्छादित, यानी कि कहीं ना कहीं किनारे से ढका हुआ है या किनारा है आसपास। अब कांठल में क्यों की नदी है, क्यों किनारा है? माही नदी। तो यहां पे फिर ध्यान रखना है, माही नदी का बेसिन प्लस, और क्या ध्यान रखें? माही नदी का बेसिन तो ध्यान रखना ही है, लेकिन स्पेशली क्या ध्यान रखना है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। वैसे स्पेशल प्रतापगढ़ का ज्यादा ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा इसके अंदर आ जाएंगे, जो आपके क्या कहलाएगा? कांठल कहलाएगा। अब यूं और यूं कांठल, कांठल रो ताजमहल है एक, कहवे किन कहवे? काकाजी दरगाह। काकाजी दरगाह कटे प्रतापगढ़ में है। तो कांठल का ताजमहल, काकाजी की दरगाह और ये कांठल क्षेत्र। आगे बात समझ में? चारों कितनी, 5 चीजें क्लियर हुई, 1 2 3 4 5 होगी क्लियर। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ऊपर माल। अब ऊपर माल, देखो माल शब्द जहां जहां आएंगे वो दिखती बात है, वो पठारी क्षेत्र। ऊपर माल यानी ऊपर उठा हुआ, माल यानी पठारी क्षेत्र है। अब यहां अपने को यह ध्यान रखना है कौन सा? तो देखो बैसरोडगढ़, बैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र, बैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार। आगे बात समझ? ऊपर माल का पठार बैसरोडगढ़ से बिजोलिया। ठीक है, अब बिजोलिया किसान आंदोलन में भी तो ऊपर माल शब्द आया था ना, वो यही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 56 का मैदान। क्या है? 56 का मैदान। अब ये भी क्या है? माही नदी का बेसिन क्षेत्र। अब ये इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे? 56 गांवों का समूह, यानी कि फिर वही बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़। देखो पीछे जो अभी कांठल में प्रतापगढ़ पहले लिखवाया था, यानी मुख्य प्रतापगढ़ था, यहां बांसवाड़ा पहले लिखवा रहा हूं, यानी कि यहां पे बांसवाड़ा प्रमुख है। ठीक है, देखो 56 का मैदान जो है वो तो ये है। 56 की पहाड़ियां पूछे ना तो बालोतरा बाड़मेर वाली है, बालोतरा बाड़मेर वाली स्पेशल 56 की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आओ आगे, और अब है नाली क्षेत्र। नाली क्षेत्र क्या है? अब इसमें ध्यान रखना है आपको, गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। अब गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कह दिया, तो गग्गर नदी वैसे है कहां? गग्गर नदी ये यहां से चलती है। ठीक है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़, यानी बहुत ज्यादा बरसात आए तो श्री गंगानगर अनूपगढ़ तक जाती है और फिर फोर्ट अब्बास यहाँ वहां चली जाती है पाकिस्तान में। लेकिन वैसे हनुमानगढ़ की मुख्य नदी ये रहती है। तो गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि स्पेशली जो है आप कह सकते हो हनुमानगढ़
में गग्गर का बेसिन क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो नाली इसको कहा जाता है, इसके पार्ट को कहा जाता है, यानी कोई भी नदी होता है उसका जो बेसिन क्षेत्र, उसके किनारे और आसपास का क्षेत्र, उसका पार्ट भी कहलाता है। तो इसके पार्ट को यहां नाली कहा जाता है, जो आगे जाके पाकिस्तान में यही चीज हकड़ा कहलाती है। तो ये स्पेशल हनुमानगढ़ है, यहाँ पे ये है। अब नाली नस्ल की यहाँ पे भेड़ भी पाई जाती है। तो ये स्पेशल क्या है, गग्गर का। और ये जो है ना गग्गर, प्राचीन काल में सरस्वती के ही अवशेष माना जाता है गग्गर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो आओ आगे, ये नदियों से बहुत सारे मतलब इनसे शब्दावली बन जाती है। नेहड़ क्षेत्र, अब नेहड़ क्षेत्र क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखो, नदी की बात आ रही है तो लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र। लेकिन स्पेशली क्या ध्यान रखना है, लूनी नदी में भी नेहड़ जो है स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, सांचौर के अंदर, सांचौर में लूनी तो आ गया नाम, तभी ध्यान रखना दलदली। ठीक है, सांचौर में दलदली क्षेत्र। और नेहड़ का शाब्दिक अर्थ होता है, नेहड़ शाब्दिक अर्थ लहराता हुआ समुद्र। ठीक है, अब ये नेहड़ शब्द जो है ना, ये बना किससे है, ये निर्हृत शब्द से बना है। किससे, निर्हृत शब्द से ये बना है। और इसका मतलब होता है लहराता हुआ समुद्र, यानी कभी लहराता होगा भाई राजस्थान में। अब नया टाबर आया, गुरुजी राजस्थान में कद समुद्र, अरे पानी तो अकाल पड़े। तो देखो 33 सागर के अवशेष मिले, मरुस्थल बना किससे, 33 सागर के अवशेष से है। तो 33 सागर यानी कभी ना कभी तो यहाँ पे जल भी हुआ करता था, इसीलिए तो इसका विकास हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले विकास समझाया कि राजस्थान अस्तित्व में आया कैसे, है ना। तो ये वही चीज है। फिर देखो आओ गुर्जरात्रा। अब गुर्जरात्रा जो है ना, ये सब जो है ये मारवाड़ का ही, मतलब ये जो क्षेत्र है ना गुर्जरात्रा, मारवाड़ वाला क्षेत्र है। लेकिन जो हैंसांग था, चीनी यात्री हैंसांग ने इंगित किया। इस तरीके से लिखना कि मारवाड़ वाला क्षेत्र है और हैंसांग ने स्पेशल मरु प्रदेश वाला क्षेत्र था, उसके लिए गुर्जरात्रा से संबंधित इसको इंगित करते हुए बताया है। ठीक है, तो स्पष्ट उल्लेख हैंसांग के अनुसार नहीं मिलता है। हैंसांग के अनुसार स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो मरु प्रदेश शब्द का मिलता है, लेकिन ये गुर्जरात्रा वाले क्षेत्र के लिए कहा है, और वो क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलो भैया ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। पेन अलग अलग ही यूज किया ताकि आप लोगों के इसमें मिक्स नहीं हो चीजें। ठीक है, आओ भाई आगे। अब देखो, अब इनमें ध्यान रखना अपार है गोडवाड़। गोडवाड़ क्या है, सबसे पहले ध्यान रखो मारवाड़ का उपभाग है। क्या है, मारवाड़ का उपभाग। अब मारवाड़ का उपभाग है, लेकिन स्पेशल गोडवाड़ जी को है नहीं, जब मैं जिसमें आवानी क्षेत्र वो गोडवाड़ है। तो गोडवाड़ में स्पेशल क्या आएगा, देखो पाली प्लस सिरोही, ठीक है, प्लस जालोर प्लस सांचौर प्लस नागौर का कुछ भाग कह सकते हो, नागौर का, नागौर और कुछ भाग। साथ ही साथ इसमें यह भी कह सकते हो गोडवाड़ जो है लूनी नदी बेसिन है। लूनी नदी के बेसिन को ही गोडवाड़ कहा जाता है। तो लूनी नदी बेसिन है पूरी तरीके से, लूनी नदी बेसिन है। अब कई जना पूछ ले गुरुजी क्या इसमें जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण और ये नहीं आता है क्या? तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण स्पेशली मारवाड़ के लिए प्रयोग किया जाता है और ये मारवाड़ का ही उपभाग है।
यानी कि आता तो है लेकिन स्पेशल गोडवाड़ की बात कर रहे हैं तो जालोर, पाली और सिरोही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बेसिन क्षेत्र ये वाला जो है आपके कौन सा, पाली, जालोर और सिरोही वाला, ये गोडवाड़ है और यहाँ की बोले जाने वाली बोली भी गोडवाड़ी बोली है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जम्बूखरण। जम्बूखरण का मतलब है, इसके यदि शाब्दिक अर्थ में जाए तो रीछ बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रीछ बाहुल्य क्षेत्र। रीछ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जम्बूखरण शब्द प्रयोग में लिया गया, लेकिन ये है कौन सा, स्पेशल केशोराय पाटन वाला है। कौन सा है, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन कहां, बूंदी। केशोराय पाटन बूंदी के आसपास का क्षेत्र जम्बूखरण कहलाता है। रीछ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जम्बूखरण का, केशोराय पाटन बूंदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जम्बूखरण कहलाता है। आगे बात समझ। देखो बदानक, अब बदानक में कि ज्यादा ध्यान नहीं रखना, वहां पर ब और भ पास पास आते हैं, तो बदानक में ध्यान रखना है ये किस लिए प्रयुक्त हुआ है, ये बयाना, भरतपुर। ठीक है, तो बदानक से क्या ध्यान रखोगे, भरतपुर। अरे किन फोन आ रहा है, चलो भरतपुर का बयाना वाला क्षेत्र, यानी स्पेशल बयाना के लिए आप कह सकते हो वो बदानक शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर ऐसे क्या, ऐसे मैदान तक, तो मैदान तक देखो किसके लिए प्रयुक्त हुआ पता है, मेड़ता के लिए। ठीक है, चलिए गोपाल पाल, देखो एक तो आएगा गोपाल पाल और एक आएगा गोपालपुरा। तो गोपालपुरा शब्द है वो चूरू के लिए है और गोपाल पाल करौली के लिए है। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, गोपाल पाल है तो गोपाल पाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, करौली, सीधा ध्यान में रखो। ठीक है, और यदि यही चीज क्या होती, गोपाल पूरा, तो गोपालपुरा फिर किसके लिए आता, चूरू के लिए, चूरू के लिए। ठीक है, गोपालपुरा किस लिए आता, चूरू के लिए। ठीक, चलिए लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब ये जो पुष्प क्षेत्र है, ये पुष्प क्षेत्र भी माही नदी के ही बहाव क्षेत्र वाला जो है ना, वागड़ वाला वही क्षेत्र। तो यहां पे भी क्या ध्यान रखोगे आप, यहां पे आप ध्यान रख लो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ का क्षेत्र पुष्प प्रदेश के अंदर या पुष्प क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अब देखो सुजला क्षेत्र, अभी गोपालपुरा चूरू पढ़ा अपन ने, यही का क्षेत्र जो है गोपालपुरा वाला, यही सुजला क्षेत्र भी कहलाता है। लेकिन सुजला क्षेत्र में स्पेशल क्या ध्यान रखना है पता है, सुजला क्षेत्र में आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है चूरू नागौर, नागौर ध्यान में रखना है इसमें, चूरू नागौर और सीकर वाला क्षेत्र, चूरू नागौर और सीकर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो देखो अब क्योंकि इसमें डीडवाना कुचामन अलग से जिला बन गया है तो डीडवाना कुचामन भी साथ में आ जाएगा। तो ये जो है ये आप लोगों के क्या कहलाता, सुजला क्षेत्र, प्लस क्या कर देना नए जिले के अनुसार डीडवाना कुचामन, नया है बना है इसलिए ये भी। अब देखो ये तीन स्पेशल अलग से ध्यान में रखने हैं, क्या, नंबर 1 गिरवा, नंबर 2 मगरा और नंबर 3 भाकर, ये अलग शब्दावली है। गिरवा जो होती है वो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है स्पेशल, गिरवा, गिरवा और मगरा दोनों उदयपुर के आसपास की है, लेकिन गिरवा स्पेशल तस्तरी नुमा है। ठीक है, गिरवा क्या है, गिरवा में विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहां,
उदयपुर के आसपास, ठीक है। और मगरा में क्या आएगा, मगरा में भी यही आएगी, मगरा में भी उदयपुर की पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। तो उदयपुर में पहाड़ियां मगरा कहलाती है, लेकिन उसमें भी स्पेशल तस्तरी नुमा है, तो वो क्या कहलाएगी, गिरवा कहलाएगी, ठीक है। और भाकर क्या कहा जाता है, सिरोही की, सिरोही में, अब सिरोही में कैसी है, अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई है यहां, तो सिरोही में तीव्र ढलान वाली या तीव्र ढाल वाली लिख दो, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। यानी कि देखो, गिरवा क्या है, तस्तरीनुमा उदयपुर की, मगरा उदयपुर की पहाड़ियों को ही कहा जाता है, और भाकर क्या है, स्पेशल सिरोही की जो है तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। अब जैसे डूंगर या डूंगरी भी आ जाए, तो जयपुर और जयपुर के आसपास की पहाड़ियां डूंगर या डूंगरी के नाम से भी जानी जाती है, जैसे बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, कोटपुतली, बहरोड वगैरह में है ना ये, तो ये सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। चलो भाई, ले स्क्रीनशॉट, ओ आगे बढ़ा। मतलब शब्दावली आप देखोगे ना, कुछ भी अपन ने पीछे नहीं छोड़ा, जितना जितना आ सकता है देख लेना कहीं से। यदि कंपेयर करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि कंपेयर होगा भी नहीं, लेकिन कहीं से कंपेयर करो भी आप, तो कहीं से भी कर लेना, चाहे किसी भूगोलवेत्ता की क्लास से कर लेना कंपेयर, लेकिन आप लोगों को मजा जो है ना, यही जीजीडी से ही आने वाला है। तो देखो, ईश्वर द्वार, अब ये ईश्वर द्वार से ही एक शब्द बना है ईश्वरदा, ठीक है। अपभ्रंश होके क्या शब्द बन गया, ईश्वरदा। और ये कहां है, सवाई माधोपुर, ये कहां है, सवाई माधोपुर। आगे बात समझ। योगिनीपट्टनम, योगिनीपट्टनम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीधा ध्यान रखना है, जावर के लिए। योगिनीपट्टनम किसके लिए हुआ है, जावर के लिए। रमाबाई को मिला था ना भाई आजीविका चलाने के लिए क्षेत्र, तो जावर के लिए। संग्रामपुरा, यहां पे भी सीधा ध्यान रखना है, सांगानेर के लिए। संग्रामपुरा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सांगानेर के लिए। और मेवल, मेवल जो है ये आप लोगों के डूंगरपुर, डूंगरपुर और स्पेशल वैसे डूंगरपुर है, लेकिन आप ध्यान रखो डूंगरपुर कोष्टक में लिख लेना। अब कोई जना क्या दे, क्या गुरुजी क्या प्रतापगढ़ आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो डूंगरपुर आया, बांसवाड़ा आया, तो मतलब ये क्षेत्र स्पेशल जो है डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। लेकिन डूंगरपुर के आसपास का जैसे सलूमर हो गया, उदयपुर, प्रतापगढ़, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र आ जाता है, लेकिन मेवल में स्पेशल क्या ध्यान रखना है, डूंगरपुर। तो यहां प्रतापगढ़ भी लिख लेना, चलो फिर बाद में कहोगे कि कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी महत्ता कम है, इसकी महत्ता ज्यादा है, डूंगरपुर या उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। लेकिन मेन रूप से क्या ध्यान रखना है, मेवल के अंदर डूंगरपुर आता है, ठीक है। ये क्षेत्र इसके अनुसार ध्यान में रखने हैं। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। चलो भाई, इंगे हाथे ही आ क्लास भी कंप्लीट। और कल छोरा कहता भी कि गुरुजी वो रिवीजन बहुत तगड़ो करायो, तो रिवीजन पाछो कराए जो थे, ठीक है। चलो आओ पहली स्लाइड पे वापस, क्योंकि अब अपनी स्लाइड्स पूरी आ गई है इस पे। चलो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, शेखावाटी। तो शेखावाटी में क्या चीज समझ में आई कि राव शेखा द्वारा जो स्थापित क्षेत्र है वो कहलाया है शेखावाटी, ठीक है। अब शेखावाटी पढ़ा है, तो शेखावाटी में पहले अपन पढ़ते थे चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब जो है सीकर से नीम का थाना भी अलग बना है, कुछ झुंझुनू का क्षेत्र भी जुड़ा है, उदयपुर वाटी वाला, और वो तो वो आ गया आपके क्रिया किसके अंदर, शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी का ही एक उपभाग क्या है, तोरावाटी। और तोरावाटी स्पेशली किसे कहते हैं, कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। और कांतली नदी जो है खंडेला की पहाड़ियों से निकल के और फिर चूरू, सीकर, झुंझुनू मतलब नीम का थाना से होती हुई जो है चूरू और झुंझुनू की सीमा पे खत्म हो जाती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, जिसे कांतली भी कहा जाता है, और इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पड़ा मछली मगरा। तो मछली मगरा जो है मेवाड़, और मेवाड़ के यानी कि मेवाड़ का ही उपभाग है, लेकिन उदयपुर के आसपास मछली के आकार की जो पहाड़ियां हैं वो माछला मगरा के नाम से जानी जाती है। पहली स्लाइड का रिवीजन कंप्लीट। चलिए भैया नेक्स्ट स्लाइड दूसरी। हाँ, दूसरी में पढ़ा देशहरो। देशहरो में क्या है, बहुत सिंपल है, जागा और जरगा और रागा पर्वत के बीच की जो है सदैव हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो। क्या, हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र। अब यहाँ पे ये मिट गया था क्या, इसको लिख देते हैं कि बीच
हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। फिर आया अपने पास सामने दो चीजें आई, खेराड़ और माल खेराड़। तो खेराड़ में स्पेशल ध्यान रखना है भीलवाड़ा, और माल खेराड़ में टोंक। लेकिन खेराड़ में भी भीलवाड़ा का जहाजपुरा वाला जो क्षेत्र है ना, वो और उसके आसपास का क्षेत्र तो कहलाता है खेराड़, और यहां बोली जाने वाली बोली कौन सी? खेराड़ी। माल खेराड़, मालपुरा, टोंक और उसके आसपास का क्षेत्र माल खेराड़ कहलाता है। और यही चीज इस स्लाइड से समझाई थी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के आया ये स्लाइड। अब इसमें क्या है? बरड़। बरड़ यानी कि पथरीला क्षेत्र है, लेकिन बूंदी का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। उत्तम आद्री, उत्तम आद्री यानी कि किसी उत्तम जगह इसका उल्लेख मिला होगा। तो उत्तम जगह उल्लेख कहां मिला है? बिजोलिया शिलालेख में। और मिला किस बारे में? इसी क्षेत्र के बारे में। तो बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया यानी विजयवल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त हुआ है शब्द, वो उत्तम आद्री भी प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। रूमा, रूमा स्पेशली क्या है? सांबर जो झील है, सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए रूमा, और सांबर से प्राप्त होने वाला नमक क्या कहलाया? रोमक। और रोमक नमक का स्पेशल उल्लेख किसमें मिला है? सुश्रुत संहिता के अंदर, ठीक है। फिर आया अनंत गोचर। तो सांबर से सीकर तक की चरवा भूमि जो है, यानी कि गोचर भूमि है, वह अनंत गोचर के अंदर आती है, ठीक है। और कांठल, कांठल का मतलब, कांठ का मतलब किनारा, अल का मतलब आच्छादित। तो किनारा किसका है? माही नदी का। तो माही नदी का किनारा जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आ गया कांठल में। और कांठल का ताजमहल क्या बताया था? काका जी की दरगाह। फिर आओ आगे नेक्स्ट, ऊपर माल का पठार या ऊपर माल। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। और ऊपर माल यानी पठारी होता है, और ऊपर उठा हुआ पठारी क्षेत्र है। तो ये स्पेशली ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर आया आपने छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान 56 गांवों का समूह है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी कि माही नदी के आसपास के 56 गांवों का समूह 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर बालोतरा साइड में। फिर नाली क्षेत्र, तो गग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, पार्ट होता है, वो नाली कहलाता है। यहाँ पे नाली जो है आप लोगों को बताया, भेड़ की नस्ल भी है नाली। और ये जो गग्गर का बहाव क्षेत्र यहाँ हनुमानगढ़ में स्पेशली, और ज्यादा बहाव आ जाता है तो फिर श्री गंगानगर और अनूपगढ़ तक पानी जाता है। फिर आया नेहड़। नेहड़ शब्द बना है निर्हृत से। निर्हृत का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लहराता हुआ समुद्र। ये स्पेशली सांचौर के अंदर है, दलदली क्षेत्र जो लूनी नदी के पानी से निर्मित होता है, वो कहलाता है नेहड़, ठीक है। फिर आया गुर्जरात्रा। तो हैंसंग ने कहीं ना कहीं मरु प्रदेश के लिए गुर्जरात्रा शब्द को इंगित किया है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर देखो आगे अपने गुर्जरात्रा हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे गोड़वाड़। गोड़वाड़ किसे कहा? मारवाड़ का ही उपभाग है, लेकिन स्पेशली मारवाड़ में भी क्या ध्यान रखना है? पाली, जालोर, सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र गोड़वाड़ के अंदर आता है। लूनी नदी का बैसिन भी गोड़वाड़ ही कहलाता है। नेक्स्ट देखो जम्बूखरण यानी रीच बाहुल्य क्षेत्र, जो बूंदी में उस समय केशोराय पाटन बूंदी और उसके आसपास का रीच बाहुल्य क्षेत्र क्या कहलाता था? जम्बूखरण। फिर देखो बदानक। बदानक में ध्यान रखना भरतपुर का बयान, ठीक है। बयाना के लिए क्या शब्द आया? बदानक। मैदान तक किसके लिए आया? मेड़ता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या आया? गोपालपाल। गोपालपाल करौली के लिए अर्जुन देव द्वारा स्थापित है, ठीक है। और गोपालपुरा चूरू के लिए है। तो गोपालपुरा और गोपालपाल में कंफ्यूजन कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। देखो गोपालपाल रिवीजन उगो इंगे बाद में आओ आगे पुष्प क्षेत्र। पुष्प क्षेत्र भी क्यों है? वही माही नदी बेसिन क्षेत्र ही पुष्प क्षेत्र है। तो पुष्प क्षेत्र में क्यों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और क्षेत्र अजयग्रह, ठीक है। और इसके बाद में क्या पड़ा? सुजला। सुजला क्या है? स्पेशल चूरू नागौर। नागौर जरूर ध्यान रखना, चूरू नागौर है। नागौर है तो डीडवाना कुचामन भी ध्यान में रखना है। तो चूरू, नागौर, सीकर और डीडवाना कुचामन का क्षेत्र क्या कहलाता है? सुजला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आया गिरवा, मगरा और भाकर। गिरवा क्या है? स्पेशल तस्तरी नुमा पहाड़ियां उदयपुर की। मगरा उदयपुर और आसपास की पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। भाकर क्या है? तीव्र ढलान वाली, यानी सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां वो भाकर कहलाती है। ऐसे ही ध्यान रखना, डूंगर या डूंगरी जयपुर की पहाड़ियां कहलाती है, ठीक है। भाकर तक उगो, भाकर है बाद में देखो, भाकर बाद में ओपड़ियो। ईश्वर द्वार। ईश्वर द्वार यानी इसी का शब्द बदल के बन गया ईश्वरदा। ईश्वरदा वर्तमान में सवाई माधोपुर के अंदर। और योगिनी पट्टनम कहा जाता है, जावर के लिए प्रयुक्त हुआ है। संग्रामपुरा सांगानेर के लिए। और मेवल जो है स्पेशल डूंगरपुर ध्यान रखना है, लेकिन डूंगरपुर के आसपास यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और इसके क्षेत्र को पहाड़ी जो क्षेत्र है वह मेवल कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली, ठीक। और लास्ट स्लाइड है था, ध्यान है थार वास्ते ही प्रयास करी उड़ा है। तो ये बढ़िया तरीके से भैया याद कर लेना। और इसी के साथ अपनी शब्दावली और बेसिक जो चीज है ना भूगोल का, वो इन 6 क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के पूरा कंप्लीट हो गया। 6 क्या, ये तो 7वीं क्लास है ना आज, है ना? 7वीं है, मैं भी भूल जाया करूं। देखो हम तो क्लास में मैं मतलब इतना मशगूल हो जाता हूँ, ये नंबर याद ही नहीं रखता। ये 7वीं क्लास है आज, है ना?
तो मतलब मेरा तो टारगेट ये रहता है कि आगे सिलेबस कैसे होना है, क्या करना है, क्या एफर्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे याद होगा, नोट्स कैसे बनेंगे। मतलब आपकी चिंता मेरी चिंता होती है और मैं दिन रात आप लोगों के लिए सोचता रहता हूँ। तो ये ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। अब 7वीं क्लास थी ये, और 8वीं क्लास में अपन भूगोल राजस्थान का जो स्थिति विस्तार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्थिति और विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल जो आएगी आप लोगों के राजस्थान का स्थिति और विस्तार बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट ग्राफिक्स के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से और इस तरीके से करवा दूंगा कि आज दिन तक जो है आप लोगों को इसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब महसूस नहीं होगी, क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है। चलिए साथियों, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।